नमस्कार। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त हो चुका है सत्ता के महासंग्राम का। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। देखिए, आज का मुद्दा बेहद ही गंभीर है। मामला पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ है। पश्चिम बंगाल में कानून, मानवाधिकार और न्याय व्यवस्था को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। मामला देखिए क्या है। कोलकाता हाईकोर्ट ने फाल्टा के एक मामले में गिरफ्तार आरोपी को कमर में रस्सी बांधकर सार्वजनिक रूप से घुमाने की घटना पर कड़ी आपत्ति जताई है। और मैं अपनी टीम से आग्रह करूंगी कि वो वीडियो भी जरा प्ले कीजिए, जहां पर आप देखेंगे कि जहांगीर, ये देखिए मेरे पास वाले विंडो में ये जो विजुअल चल रहा है, ये वही जहांगीर खान है जो चुनाव से पहले कहता था कि मैं झुकूंगा नहीं, लेकिन चुनाव के होने से ठीक 2 दिन पहले जहांगीर ने अपना नाम वापस लिया, वहां से बड़ी हार दर्ज की और अब जब पुलिस ने उसे अरेस्ट किया तो इस तरीके से कमर में रस्सी बांधकर घुमाई गई। और ये एक बार नहीं, 20 दिन में 2 बार हुआ है। जब रस्सी बांधकर फाल्टा में जहांगीर को घुमाया गया तो जहांगीर खुद देखिए हाथ जोड़कर माफी मांगता हुआ नजर आया, यानी कि अपने केक पर खुद से जनता से माफी मांग रहा है जहांगीर। अब देखिए, अदालत ने इस पर आपत्ति जताई है। अदालत ने इसको मानवाधिकार का उल्लंघन बताया कि अगर कोई दोषी है तो सजा दो, ज्यादा दोषी है, हत्या की है तो उसे भी फांसी की सजा होनी चाहिए, लेकिन इस तरीके से घुमाना ठीक नहीं है। अदालत ने स्पष्ट कहा है कि गिरफ्तारी का अधिकार पुलिस के पास है, लेकिन किसी भी आरोपी को सार्वजनिक रूप से ऐसे अपमानित करना कानून के दायरे में नहीं आता और ये स्वीकार्य नहीं है। अदालत ने राज्य सरकार और पुलिस के इस पूरी कार्य प्रणाली को लेकर विस्तृत रिपोर्ट भी मांग ली। दूसरी ओर इस फैसले के बाद से राजनीतिक बहस और तेज हो गई है। कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब पश्चिम बंगाल में सांप्रदायिक हिंसा और हत्या की घटनाओं के आरोप सामने आए, तब मानवाधिकार संगठनों और संस्थाओं की भूमिका इतनी ज्यादा चर्चा में क्यों नहीं थी। वहीं दूसरी ओर कानून के जानकार कहते हैं कि संविधान हर व्यक्ति को, चाहे वो आरोपी हो या फिर ना हो, उन सभी को एक मौलिक अधिकार देता है, एक मौलिक अधिकार का संरक्षण देता है, जिसको सभी को फॉलो करना चाहिए। इसी बीच राज्य में संगठित अपराध और कानून व्यवस्था को लेकर सख्त कानूनी प्रावधान लाने की चर्चाओं में भी राजनीतिक माहौल गर्म है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी एक नया विधेयक लेकर आ रहे हैं संसद में यूसीसी के साथ साथ, जो कि ये पूरा जो बिल है, और ये बिल अगर पास हो जाता है, जिसको पब्लिक सेफ्टी एंड कंट्रोल ऑफ एंटी सोशल एक्टिविस्ट बिल कहा जा रहा है, इसके तहत जो गुंडा बदमाश पकड़े जाएंगे उनको 1 साल तक जमानत नहीं मिलेगी। अब आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कानून का राज बनाए रखने के लिए सख्ती जरूरी है, या फिर सख्ती भी संविधान और मानवाधिकार की सीमाओं के भीतर ही होनी चाहिए। क्या मानवाधिकार केवल आरोपियों के लिए है, या फिर हिंसा के पीड़ित जो लोग हैं, जो उनके परिवार हैं, उनके अधिकारों पर भी इसको लेकर उतना ही जोर देना चाहिए। इन्हीं सवालों के साथ आज की बड़ी बहस होगी, क्योंकि आज की इस विषय की अगर हम बात करें तो मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर जब कोर्ट ने सरकार को और पुलिस को भी फटकार लगाई है, इस पर अब आगे क्या होगा, सरकार की ओर से क्या फैसला लिया जाता है, कोर्ट के इस पूरे बात को लेकर क्या संज्ञान लिया जाता है, हम आज इसी पर करेंगे चर्चा। देखिए, ये जो बिल वेस्ट बंगाल असेंबली में ये लोग ला रहा है, द वेस्ट बंगाल पब्लिक सेफ्टी एंड कंट्रोल ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज बिल 2026, दिस इज कम्प्लीटली एंटी कॉन्स्टिट्यूशन। एंड ये जो बिल है, ये पूरा ब्रिटिश जमाने का रावलाट आइन जो था, रावलाट लॉ, एकदम उसका 2026 एडिशन है। क्योंकि वो रावलाट लॉ तब वो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट वो मिसयूज करता था जिसको चाहे पकड़ने के लिए, और ये जो बिल है ये भी वही बोलता है, ये कोर्ट को बाईपास करके जिसको भी चाहे। बहुत कुछ हुआ है, बंगाल तो उसके लिए खुला मैदान था। इस प्रकार सामाजिक अपराध को हमारी सरकार क्षमा नहीं करेगी, इसके खिलाफ सख्त कानून होगा और सख्त स्टेप लिया जाएगा। लेकिन कोर्ट को बाईपास करके जो चाहे, जब भी चाहे, जिसको चाहे उसको डिटेन करना, जितना दिन हो सके डिटेन करके रखना, वो लोग लॉयर का सपोर्ट भी नहीं ले सकता, ऐसे सब वहाँ पर है। तो एक एसपी रैंक का ऑफिसर लिख देंगे ये लोग खराब है और ये कर सकते हैं, उसका ऊपर डिटेन करेगा।
तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सबसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता कुशल पांडे जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है कुशल जी आपका। हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस आदेश भारद्वाज सर जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और हमारे साथ साथ ही विश्वनाथ मिश्रा सर जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। सबसे पहले मिश्रा सर आप ही के पास आएंगे, क्योंकि बहुत समय से हमने देखा है कि मानव अधिकार उल्लंघन का मामला कई बार सामने आया है, कोर्ट ने फटकार लगाई है, जो कि अगर हम एक पक्ष के लिहाज से देखें तो सही भी है कि हर एक व्यक्ति जो इस भारत का, जो इस देश का नागरिक है, उसके कुछ अधिकार है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसे में सवाल तो यह भी उठता है ना कि जब अपराधियों के मौलिक अधिकार को लेकर कोर्ट भी चिंतित है, विपक्ष भी इतना चिंतित है, तो फिर आखिर वो जो पीड़ित हैं, जिनकी चुनाव के बाद जिनकी हत्या हुई है, जिसमें अभिजीत सरकार खासतौर पर जिनका नाम चर्चाओं में रहता है, उनके पीड़ितों का क्या सर? जो लोग मारे गए, जो घायल हुए, उनके साथ में फिर ऐसा जो व्यवहार है वो क्यों हो रहा है? विपक्ष उनके बारे में क्यों नहीं कुछ बोलता? धन्यवाद सुचित्रा जी। सभी पैनलिस्ट को नमस्कार, दर्शकों को मेरा नमस्कार। सुचित्रा जी देखिए, आज की बहस का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। ये बात ठीक है, हर व्यक्ति का मानवाधिकार है, जो मानव है उसका अधिकार है, मानवाधिकार है। लेकिन एक बड़ा प्रश्न ये है कि क्या आरोपियों का ही मानवाधिकार होता है? क्या सामान्य व्यक्ति का अब अधिकार कुछ भी नहीं होता है? क्या पीड़ितों का अधिकार नहीं होता है? बिल्कुल। माननीय उच्च न्यायालय को ये उस समय नहीं देखा जब पिछली बार चुनाव खत्म होने के बाद पोस्ट इलेक्शन रायट्स हुए और किसके द्वारा कार्य किए गए? जो पार्टी सत्ता में आई थी उसके जो कारिंदे थे उन्होंने, और क्या क्या किया था। महिलाओं की इज्जत आबरू लूटी, रेप किया, घर जलाए, मतलब रहने नहीं दिया, उनके खुलेआम बयानात थे। लेकिन कोई गंभीर प्रयास हुआ हो, मुझे दिखा नहीं ऐसा कि माननीय उच्च न्यायालय, अभी देखिए और बाकी तो छोड़ दीजिए, अभी माननीय उच्च न्यायालय का उस दल ने कितना सम्मान किया कि ढेर सारे उदाहरण चुनाव के दौरान भी आप देखिए ना, मतलब बाकायदा जजेस को हैंगओवर करके रखा, बंधक बना कर के रखा। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस के कहने को मजबूर होता है कि रात में 3 बजे तक जगा रहा ताकि लोग छूट जाएं वहां से। किसके? क्या पाकिस्तानी अपराधी थे? कौन थे वो लोग? और उनके आप उनके हित की बात कर रहे हैं, केवल उनके अधिकारों की बात करें, ये बात ठीक है। ये बड़ी, मैं इसको पॉजिटिव पार्ट मानता हूं कि हमारे न्यायालयों में ये पार्ट है कि कम से कम वो मानवाधिकारों की बात करते हैं। लेकिन समयबद्ध न्याय कितना महत्वपूर्ण है, ये सोचना होगा। हमको ये तय करना होगा कि हमारे जो जनमानस है, जो सामान्य जन है, उसके अधिकारों की हत्या न हो, उसके अधिकारों का सम्मान हो। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो पीड़ितों को न्याय मिले, त्वरित न्याय मिले, समय से न्याय मिले, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ये तो हमारा मूल वाक्य है। क्या हमारे अदालत इसका अनुपालन कर पा रहे हैं? और वो व्यक्ति जो ऑन रिकॉर्ड ये देखने के लिए, जिसके लिए ऐसा कोई उसको सजा नहीं दी गई, केवल उसको पकड़ के ले जाया गया ताकि आम जनमानस के मन में जो उसने भय भर रखा था, वो भय टूटे, लोग घरों से निकल सकते। नहीं, लोग भयाक्रांत थे कि अगर क्योंकि ये हार गया है, इसकी पार्टी हार गई तो हमें जीने नहीं देगी। तो वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि आम जनमानस में, देखिए, लोकतंत्र का मतलब है कि लोगों के मन से भय निकाले और कानून का शासन है, इस बात की आश्वस्ति उनको दे। मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और माननीय उच्च न्यायालय को इस बात को भी सोचना चाहिए कि आम जनमानस के अधिकार क्या हैं, उनके साथ उनकी जो पीड़ित लोग हैं, उनको कैसे हम न्याय दे सके, भले 5 साल लेट हो लेकिन न्याय दे सके। यह विषय भी आज उठना बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, हमारे साथ कुशल पांडे जी है। कुशल पांडे, क्यों आप लोग ऐसा कर रहे हैं? कोर्ट आप लोगों को फटकार लगा रहा है, आपके कार्यप्रणाली पर फटकार लगा रहा है, और कोर्ट ने तो साफ कह दिया था, ये बात जुलाई में ही कह दी थी कि अगर कोई दोषी पाया जा रहा है तो उसको सजा दीजिए, अगर कोई हत्या का दोषी पाया जा रहा है तो उसको फांसी दे दीजिए। लेकिन इस तरीके से कमर में रस्सी बांध कर आप लोग जो मानसिक प्रताड़ना उनको दे रहे हैं, खुदा ना खास्ता, ना करे नारायण, अगर आगे चल के कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए, ऐसा है कि जिस प्रकार से जो आरोपी पाए जा रहे हैं, मैं भी मानता हूं कि उनके कमर में रस्सी बांध करके ले जाना उचित नहीं है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कार्य किया है, लगातार 15 सालों से वहां की जनता को उन्होंने प्रताड़ित किया है। आखिरकार जहांगीरदार कौन है? कोई पद्मश्री अवार्ड जीता हुआ आदमी तो है नहीं।
जहांगीर खान वही है ना जो माताओं बहनों के साथ में अत्याचार करते हुए आया है, और वही जहांगीर खान है ना जो चुनाव के दरमियान ये भी कहा था कि हम एमएलए हो जाएंगे तो अपने फंड से 10 लाख रुपया निकाल करके 10 मतलब डेड बॉडी जलाने वाली मशीन बनाएंगे, इलेक्ट्रिक मशीन बनाएंगे, भाजपा के कार्यकर्ताओं को उसी मशीन में जलाएंगे। ठीक है, वही जहांगीर ऐसा खान बयान है। दिया तो कमर में रस्सी बांधकर घुमा रहे, तो इससे ये बयान वापस तो नहीं हो जाएगा ना, जो हो चुका है वो कभी वापस आएगा। आप लोगों ने पकड़ा, जेल में डाला, अब उस पर कार्रवाई चल रही है, जांच चल रही है, लेकिन कमर में रस्सी बांधकर जब आप खुद इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये चीज ठीक नहीं है, तो ये करके किसको, आप क्या मन को संतुष्ट करने के लिए ये सब कर रहे हैं? संतुष्ट नहीं, जो वैसे गुंडे अगर अपने आप को गुंडा समझेंगे, वो ये देख करके समझ जाए कि आने वाले दिनों में गुंडों का यही होने वाला है। क्योंकि गुंडा राज्य खत्म हो चुका है, अभी राम राज्य शुरू हुआ है पश्चिम बंगाल में, गुंडा राज खत्म हो चुका है। तो अगर गुंडा करोगे तो इसी तरह कमर में रस्सी बांध करके लोगों से माफी मंगवाते हुए हम थाना ले जाएंगे। मतलब आप कोर्ट के आदेश को भी नहीं मानेंगे? नहीं, मैंने पहले ही कहा कि अगर कोर्ट ने आदेश दिया, कोर्ट के आदेशों को हम लोग मानेंगे। कोर्ट के आदेश को मानना हमारा अधिकार है और हर एक भारतीय को मानना उनका अधिकार है। ठीक है। लेकिन मैंने पहले ही कहा ना कि जिस तरह से गुंडे प्रताड़ित कर रहे थे हमारे वहां की जनता को, आखिर वहां पे 78% हिंदू थे, लेकिन फिर भी हिंदू प्रताड़ित हुआ करते थे। 22% सिर्फ मुसलमान थे। वही जहांगीर वहां का पुष्पा हुआ करता था। जब बड़ी बड़ी बयानें देते हुए आए थे पुष्पा जी, तब तो जो भी प्रवक्ता आए जो उनके लिए सहानुभूति उनके मन में, वो कहाँ थे फिर? जब वही पुष्पा कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को चलाने के लिए हम मशीन बनवाए अपने एमएलए फंड से, कहाँ थे ये लोग? ठीक है, जो आज उन्हें तकलीफ हो रही है। ठीक है, हमारे साथ आदेश जी हैं, आदेश जी से जवाब ले लेते हैं। आदेश जी, ये वही जहांगीर खान है जो खुद ये बात कह रहा था कि मैं किसी की धमकियों से नहीं डरता, हम झुकेंगे नहीं, अगर कोई भी आएगा तो उसको हम बराबर जवाब देंगे। और आपको पता होगा कि ऑब्जर्वर के तौर पर जब खुद से नियुक्त किए गए थे इलेक्शन कमीशन के द्वारा, जब अफसर वहां पहुंचे थे तो उनको भी खुलेआम धमकी दी थी। इन धमकियों के बाद अब अगर कार्रवाई हो रही है तो इससे समस्या क्यों है? आप लोग कह रहे हैं कि मानव अधिकार का उल्लंघन है, ठीक है, कमर में रस्सी बांधकर अगर वहां से लेकर गई और वो खुद जहांगीर जानता है कि उसने क्या किया है, वो जनता के सामने हाथ जोड़कर माफी भी मांग रहा है, फिर इसमें समस्या क्या है सर, अगर कोई अपनी गलतियों की माफी मांग रहा है तो सुचित्रा जी, अभी पांडे साहब ने कहा कि ये कोई पद्मश्री नहीं है, बिल्कुल ठीक कहा, ये पद्मश्री नहीं है। पद्मश्री नहीं है, उनको भी देश का संविधान बराबर के अधिकार देता है। हमारे देश की बेटियां जिस दिन हमारी नई पार्लियामेंट का उद्घाटन हो रहा था, उनके साथ अत्याचार हुआ, उस अत्याचार के खिलाफ जंतर मंतर पे डेमोन्स्ट्रेशन कर रही थी, शांतिपूर्ण धरना दे रही थी। एक तरफ लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर का उद्घाटन था और दूसरी तरफ उनकी छाती के ऊपर किस तरह से पुलिस पांव रख के उन मेडलिस्ट गोल्ड सम्मान जो लेके आई थी, उन हमारी बेटियों का अपमान कर रही थी। सारे देश ने देखा जो है। अभी आपने देखा बिहार के अंदर भरत तिवारी के साथ किस तरह से हुआ। निर्दोष व्यक्ति, निहत्था हथियार घेर दिया था, उसके बावजूद कहीं ना कहीं पुलिस के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा था। और उन कुछ पत्रकारों का, यूट्यूबर्स का, जिन्होंने जगह वायरल किया और सर घुटनों पे आना पड़ा और एक एफआईआर दर्ज। ठीक है, आदेश जी, ससम्मान आपको रोकना चाहूंगी, जरा आपने पूछना चाहती हूँ, कर्नाटक में किसकी सरकार है सर अभी? किसी सुचित्रा जी, सर, किसी थोड़ा सा दर्शक भी हमारे साथ हैं, हमको सबके साथ न्याय करना है सर। कर्नाटक में किसकी सरकार है? एक वाक्य हाल फिलहाल की है सर, याद दिलाना चाहूंगी आपको। कानून से चलेगा। नहीं सर, कानून से चलेगा। आपने जब जिक्र किया सर, मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आपने महिलाओं की बात की, आपने बात की कि कैसे जंतर मंतर पे महिलाओं के हक को छीना गया, प्रताड़ित किया गया। सर, अभी हाल फिलहाल की बात है, हफ्ता भर नहीं बीता होगा, स्टूडेंट जिनमें महिलाएं भी शामिल थी, कर्नाटक में बेंगलुरु में सड़कों पर उतरे हुए थे। किस लिए? क्योंकि प्राइवेट कॉलेजों के फीस बहुत ज्यादा बढ़ाए जा रहे थे और प्रदर्शन के दौरान कर्नाटक की सरकार की तरफ से हाई कैनन वाटर छोड़ा गया, जिसमें कई महिलाएं घायल भी हुई हैं। सर, आपको इसके बारे में पता होगा मुझे लगता है। तो मुझे लगता है सर कि ये तो वैसी हालत हो गई, जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वो दूसरे को घर पर पत्थर ना मारे तो सर बेहतर होता है। आप मुद्दा उठाइए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आप जिक्र करते हैं तो आपको सर ये भी सोचना पड़ेगा ना कि ये हाल फिलहाल की घटना है। चित्रा जी, तरह से द्वेष भाव पूर्ण पूरे देश में काम हो रहा है। किस तरह के सुप्रीम कोर्ट के 4 जज आके सुप्रीम कोर्ट के अंदर पीसी करते हैं और बताते हैं कि किस तरह का दबाव जजों के ऊपर है। ये आज की नहीं, आज से 7-8 वर्ष पूर्व की बात बता रहा हूं। इस तरह का अत्याचार पूरे देश में
सुप्रीम कोर्ट के जजों के ऊपर जो प्रेशर है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस को किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। और एक उसी के लिए ये मानव अधिकार, चाहे किसी की हमारी सरकार बीजेपी की हो या किसी और की हो, ये अधिकार जगह लोगों के होते हैं। वाटर कैनन का पानी ये चलाना, ये एक रूटीन प्रोसेस होता है। इसकी तुलना आप इससे करने लगे कि लोगों की जान ले लें। नहीं सर, जब आप स्टूडेंट्स की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, तो ये सवाल भी उतना ही जायज हो जाता है। मिश्रा जी, अब आपके पास आऊंगी, क्योंकि अभी आदेश जी कह रहे थे कि जो वहां पर कर्नाटक में हुआ वो एक रूटीन प्रोसेस है, लेकिन अगर अपराधी को कमर में रस्सी बांधकर घुमाई तो ये मानव अधिकार का उल्लंघन है। अब इस पर आप ही क्लियरिफिकेशन दीजिए, जनता सुन रही है आपको भी। चित्रा जी, देखिए, अब अभी उन्होंने कहा कि जजेस की अहमियत होती है। अब सवाल ये उठता है, बहुत से विषय हैं, कांग्रेस को मुझे लगता है कुछ इश्यूज को नहीं छेड़ना चाहिए। जुडिशरी के कितना सम्मान कांग्रेस ने किया है। एक जज थे, उनको जज कब बनाया गया, वो लोकसभा में थे, अचानक उनको उठा के सुप्रीम कोर्ट भेज दिया गया। फिर याद आया नहीं इनको तो फिर इनको राज्यसभा भेजना है, फिर उठा के राज्यसभा भेज दिया। मतलब जैसे घर की खेती हो, आज इसको उठाया, ठीक है तुम सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, ये जजमेंट दे देना और फिर चले आना। क्या किया है? कम से कम कुछ बातों को कहने से पहले ये तो सोच लीजिए ना कि वो मुद्दे भी उखड़ेंगे, वो मुद्दे भी सामने आएंगे। तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट की या जजेस की सुप्रीमेसी पर सवाल उठाने से पहले सोचा तो करिए ना। आपने जितने जजेस की, अब शाहबानो केस का मसला उठेगा तो आपको लगेगा अरे भाई ये तो फिर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, आपको ये समझना चाहिए, बात ठीक है। अगर आप या तो आप कहिए कि ठीक कि हमारी वो गलतियां थी, हम उसको रेक्टिफाई कर रहे हैं, हमने इनको सुधार किया है और यहाँ अब इस ट्रैक पर हैं, सुधार करके बताइए ठीक है भाई वो हमारी गलतियां हुई कि हमने इनको चीजों को सुधार कर लिया है। या फिर आप उनपे आदर्शवाद की बात मत करिए। अब वही चीज आप कर रहे हैं। 2-3 साल 4 साल पहले क्या बात हुई है उस पर तो आपको दुख है, लेकिन एक हफ्ते पहले आपकी सरकार ने क्या किया उस पर आपको कोई दुख ही नहीं। वो तो सरकार का रूटीन कार्य है। आप देखिए, द्व्यर्थी संवाद नहीं चला सकते आप। वही चीज जो दूसरों के लिए गलत है वो आपके लिए सही हो, जब आपका विषय हो तब तो आप कहेंगे कि भाई कम से कम कभी आईना तो देखिए ना। ये आपको समझना पड़ेगा। जुडिशरी का कांग्रेस रजीम में कितना सम्मान हुआ, कैसे बहुत लंबा पीरियड है, 47 से 14 तक का सम्मान है, 3 फेज में देखिए तो किस तरीके से इंदिरा गांधी ने क्या हाल किया था 1975 में। एक जजमेंट का खाली विरोध करने के लिए उन्होंने देश में इमरजेंसी डाल दी थी। केवल एक जजमेंट था, क्या वो गलत था? आप उसको जस्टिफाई करके बताइए। आदेश जी जवाब दीजिए, फिर मैं कुशल जी के पास जाऊंगी। जी, विश्वनाथ जी को कहें कि आरएसएस के लेटर पढ़ ले उस वक्त के अध्यक्ष जी का। आरएसएस के जो हेड थे उनका इमरजेंसी में इंदिरा गांधी जी को सपोर्ट था, उस लेटर को पढ़ ले मिश्रा जी। है तो ठीक है, नहीं तो मैं भेज दूंगा। और अच्छा होगा कि पूरे देश को पढ़ के सुना देंगे कि आरएसएस ने इमरजेंसी का समर्थन किया था, क्यों किया था, ये एक विस्तार का विषय है। लेकिन मैं आपको लेटर को कॉपी भेज दूंगा। आप आरएसएस को ठीक मानते हैं, पहले तो ये बता दें। आप आरएसएस के समर्थक हैं? आप आरएसएस की विचारधारा से सहमत हैं? मैं तो संघ चालक जो उस वक्त थे उनके लेटर की कॉपी आपको कह रहा हूं। आप सहमत? पहला सवाल, आप संघ से सहमत हैं नहीं है? कांग्रेस विचारधारा से जुड़ा हुआ हूँ, हिंदू हूँ। आदेश जी जवाब दीजिए, आदेश जी जवाब दीजिए। आप आरएसएस को सही मानते हैं? मतलब विश्वास नहीं रखता, सनातन में विश्वास रखता। आरएसएस को मानते नहीं मानते? आरएसएस को नहीं मानता तो सर फिर उनके समर्थन की आप चर्चा कैसे कर सकते हैं? करता हूं। ठीक है, मतलब आप खुद ही कह रहे हैं, उसके बाद आप मानते भी नहीं है। और अब से कुछ दिनों पहले भी इसी बात को लेकर चर्चा हो रही थी कि जैसे इंदिरा गांधी ने आरएसएस को बैन किया था वैसे ही बीजेपी को भी बैन कर देना चाहिए। हालांकि अब तो कई राज्यों में बीजेपी की सरकार है। कुशल जी आपके पास आती हूँ। ये ऐसा कुछ नहीं हो गया कि सिर मुंडवाते ओले पड़ गए? आप लोग एक नया एक्ट लेकर आ रहे हैं, पब्लिक सेफ्टी एंड कंट्रोल एक्ट, एंटी सोशल एक्टिविस्ट बिल 2026। ये आप विधेयक संसद में पेश करने वाले हैं और उसके तहत आप लोग गुंडा बदमाश जो भी होगा उसको साल भर तक बाहर नहीं निकलने देंगे। क्या ये करने से कानून व्यवस्था सुधर जाएगी या कुछ और भी इसका रोड मैप है, कुछ और भी प्लान है आप लोगों का? सुधारनी बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से कानून व्यवस्था हमारे पश्चिम बंगाल में लगभग 50 सालों से बिगड़ी हुई थी, 35 साल सीपीएम, 15 साल आपके तृणमूल कांग्रेस, तो कानून व्यवस्था के लिए कोई ना कोई कानून लाना जरूरी है। क्योंकि ये गुंडे अपने बंगाल को
अपने बाप की जागीर समझ लिया था कि जो हम करेंगे वही करेंगे। पुलिस प्रशासन का कोई रोल नहीं रहता था। अभी आदेश जी का मैं बात सुन रहा था कि आरएसएस की बात कर रहे थे। मैं कहता हूँ कभी 2 दिन पहले इमरजेंसी डे गया है 25 जून को 1975 में क्या स्थिति हुई थी आदेश जी को हमें नहीं लगता कि उन्हें मालूम होगा। ये तानाशाही या किस तरह से सरकार चलाई जाए ये हमें सिखाते हैं। तानाशाही क्या होता है 1975 में, जो लोग अभी जीवित हैं उनसे जाकर के पूछिए आप कि तानाशाही कांग्रेस किस प्रकार से की थी। अभी हमारे तत्कालीन रक्षा मंत्री हमारे देश के, उनकी मां गुजर गई थी राजनाथ सिंह जी की, उन्हें बेल नहीं मिला था। आदेश जी का ऑडियो दीजिए। सारा काम जेल में रख के किए थे और आप तानाशाही बताते हैं कि तानाशाही चल रही है। देखिए जिस प्रकार से कांग्रेस मुक्त भारत, पूरे कांग्रेस मुक्त भारत का स्लोगन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने दिया था। कांग्रेस धीरे धीरे मुक्त हो जा रही, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, चाहे बंगाल क्यों न हो। बंगाल में राहुल गांधी आते हैं तृणमूल कांग्रेस के विरोध में प्रदर्शन करते हैं, उनके खिलाफ में कहते हैं, और वही दिल्ली में जाकर के कांग्रेस के साथ में ममता बनर्जी चाय पीती है। तो ये शुरू से रही है जब से देश आजाद हुई। 70 साल ये देश पर राज की है और दोहरी नीति के ही कारण, सिर्फ दोहरी नीति 70 सालों में देश को बर्बाद किया है। फिर भी ये कह रहे हैं, ये हमारे ऊपर उंगली उठाने के लिए खड़े रहते हैं। देखिए जिस प्रकार से बंगाल में गुंडों के कमर में रस्सी बांध करके ले जाया जा रहा है, इससे आने वाली पीढ़ी ये सीखेगी। आने वाले जो नए नए गुंडे हैं उन्हें ये समझ में आएगा कि बंगाल में कानून व्यवस्था आ चुका है। ठीक है कुशल जिस समय थोड़ा सा कम है, आदेश जी से जल्दी से मैं जवाब ले लेती हूँ। आदेश जी आप कुछ कह रहे थे। जी मैं सुचित्रा जी मैं यही कह रहा था कि 2004 से 9 तक 76% बिल जो स्टैंडिंग कमेटी को भेजे जाते थे, पूरी चर्चा 2009 से 14 77% बिल स्टैंडिंग कमेटी को जाते थे। 2014 से 2019 में 16% बिल स्टैंडिंग कमेटी को गए, बगैर चर्चा के पास करते हैं। और 2019 से 2024 तक 13% बिल स्टैंडिंग कमेटी को गए हैं, जिनमें से उन्होंने ड्राइवरों को लिए लेके आए थे। 1 जनवरी 2024 से लागू किया था। 3 दिन बाद सरकार को वापस लेना पड़ा, घुटनों पे आगे, क्योंकि सारे देश के अंदर ट्रक ड्राइवर्स इनके खिलाफ हो गए थे। इसलिए क्या नहीं करना चाहते, सिर्फ पनिशमेंट देना जानते हैं। सुधार का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ लोगों की जेब से पैसे काटे। भगवान राम की बहुत अच्छा लगता है सर जब आप आंकड़ों के साथ बात करते हैं, लेकिन ये और भी अच्छा लगता है जब पोस्ट वायलेंस हुआ था और कई लोगों की हत्या हुई थी, तब भी अगर आप लोग इतनी ही प्रखरता के साथ अपनी आवाज उठाते और कहते कि लोकतंत्र में कोई किसी भी पार्टी में शामिल हो, ये उनका मौलिक अधिकार है, तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना कीमती समय दिया। कुशल जी आपका भी, आदेश जी आपका भी, और विश्वनाथ मिश्रा सर आपका भी। फिलहाल के लिए चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। नमस्कार।